नमस्कार। अमन हिस्ट्री क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा के दूसरे चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन इसकी चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में, और वो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। हाँ जी, बिल्कुल वही सभ्यता जो बहुत ही प्रसिद्ध रही है। विश्व इतिहास की एक बहुत ही अति प्रसिद्ध सभ्यता, बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ये इतनी प्रसिद्ध क्यों रही है वो इसके नाम से, या चैप्टर के नाम से क्लियर हो जाएगा। लेखन कला और शहरी जीवन। सबसे पहले लिखने की कला का विकास यहीं हुआ, शहरों का विकास यहीं हुआ। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला। तो इसे पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसके अलावा इस सभ्यता के अंदर यहाँ के मंदिर हैं, यहाँ का साहित्य, वो भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम इन्हीं सब विषयों की चर्चा करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के सोर्सेस के, स्रोत क्या क्या हैं। यानी स्रोत का मतलब होता है कि वो सारी चीज़ें जो कि हमें उस सभ्यता के बारे में जानकारी दे रही हैं, चाहे वो किताब है, चाहे वो कोई बर्तन है, चाहे वो कोई आभूषण है, वो सारे सोर्सेज हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हमें कौन कौन सी चीज़ें जानकारी दे रही हैं? भवन, उस सभ्यता के बहुत सारे भवन मिले हैं। आभूषण, मोहरें, पट्टिकाएँ, उस समय का साहित्य और मंदिर, ये सारा ऐसा सामान है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इस सभ्यता के बारे में कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। मैंने आपको चित्र भी दिखाया, ये चित्र देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने कुछ चित्र जो हैं, कुछ चीज़ें, आभूषण, मोहरें, पट्टिकाएँ के दिखाने का प्रयास किया है। तो इन सब से हमने इस सभ्यता के इतिहास का निर्माण किया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। अर्थ जानना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाम में आपको अटपटा सा लग रहा है मेसोपोटामिया, क्या चीज़ है ये। तो मेसोपोटामिया जो है ये दो शब्दों के मेल से बना है, मेसोस प्लस पोटामस। ये दोनों शब्द यूनानी भाषा के शब्द हैं और इनका अर्थ क्या है? मेसोस का मतलब है मध्य, माँ से मेसोस, माँ से ही मध्य, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। और पोटामस का अर्थ है नदियाँ, यानी कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या हुआ? दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उसे मेसोपोटामिया कहा गया, जो कि उपजाऊ क्षेत्र था। हम ये भी कह सकते हैं कि असीरिया, बेबीलोन और सुमेरिया, इन सभी जगहों के में सम्मिलित रूप में जिस सभ्यता का विकास हुआ वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अब बात करते हैं वो नदियाँ कौन कौन सी हैं जो इस सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसके अंदर ये सभ्यता बसी हुई है। तो वो दो नदियां हैं, दजला नदी और फरात नदी। तो दजला नदी और फरात नदी जो हैं, इन दोनों नदियों के बीच में जो सभ्यता विकसित हुई उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। नीचे मैंने इसके लिखा इराक। इराक मैंने क्यों लिखा, इसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। आज जहाँ पर इराक देश है वहीं पर 5000 साल पहले के करीब मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई जाती थी। तो ये आपने याद रखना है, इराक की आधुनिक नाम इसका इराक है। अब मैं नदियों की खासियत बता दूं आपको। ये जो दजला नदी है ये 1850 किलोमीटर लंबी है, और इस नदी जो है, इसका तट जो है, वो किनारे जो है कटे फटे हैं। तो इस नदी के किनारे जो नगर बसे वो कम बसे, क्योंकि किनारे जितने स्मूथ होंगे उतने नगर ज़्यादा बसेंगे, उतना ईजी रहेगा वहाँ पर बसना। जितने कटे फटे होंगे उतना ही मुश्किल होगा। जहाँ तक फरात नदी का सवाल है, फरात नदी काफ़ी लंबी नदी थी, जो कि 2350 किलोमीटर लंबी थी, और इसके तट ज़्यादा कटे फटे नहीं थे, स्मूथ थे। तो अधिकतर नगर, प्राचीन नगर फरात नदी के किनारे ही विकसित हुए हैं। नदियों के किनारे जो है विकसित होने का मतलब ये है क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हमें अपने लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, कृषि के लिए चाहिए, घर के कार्यों के लिए चाहिए। तो पानी का विशेष महत्व रहा है। तो प्राचीन सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। और ये जो फरात नदी है ये मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था का आधार रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा व्यापार जो है, कृषि जो है, वो इस पर डिपेंड करती थी। तो ये जो है मेसोपोटामिया का अर्थ हो गया, और मैंने नदियों के बारे में बताया। अब बात करते हैं भूगोल की। भूगोल का मतलब है, भूगोल का मतलब होता है कि
कोई भी क्षेत्र का अगर भूगोल है तो अगर भौगोलिक स्थिति पूछी जाए तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पर कहाँ पर मैदान हैं, कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ पर झरने हैं, कहाँ पर कृषि होती है। तो ये सब चीज़ें बताना जो है वो भौगोलिक स्थिति कहलाता है। तो किसी भी क्षेत्र का अगर हमने भूगोल जाना है तो सबसे पहले वहाँ की दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। आपको दिशाओं का पता होना चाहिए। तो दिशाएँ जानने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है, एक प्लस का साइन बनाइए आप। कोई भी जगह है अगर आपने वहाँ की दिशाएं याद करनी है, केवल आप प्लस बनाइए। ऊपर वाला हिस्सा है उत्तर, नीचे वाला है दक्षिण, इधर वाला है पूर्व और इधर वाला है पश्चिम। तो इस प्रकार से आप दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। तो मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें भौगोलिक स्थिति की, पूर्वोत्तर, पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर हिस्सा। पूर्वोत्तर मतलब पूर्व प्लस उत्तर। तो ये जो इलाका होगा ये पूर्वोत्तर होगा। यहाँ पर क्या क्या पाया गया, यहाँ पर ऊंचे नीचे मैदान हैं। ये मैदान हरे भरे हैं, घास से भरे हैं। यहाँ पर पर्याप्त वर्षा भी हो रही है, काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ पर होती है। तो ये जो हिस्सा है ये कृषि के लिए बहुत ही अच्छा माना गया। यहाँ पर स्वच्छ पानी के झरने हैं और कृषि के जो सबूत हमें मिले हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कृषि कब हुई, 7000 से 6000 ईसा पूर्व हमें यहाँ पर कृषि करने के प्रमाण मिले हैं। तो ये चीज़ पूछ ली जाती है कि यहाँ पर कृषि के प्रमाण कब से मिले हैं, 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं उत्तर दिशा की। यहाँ पर उत्तर दिशा है, ऊपर क्या होगा, वहाँ यहाँ पर क्या है, स्टेपी। स्टेपी का मतलब होता है घास के मैदान। अब जहाँ पर घास के मैदान हो गए वहाँ पर कौन क्या होगा, वहाँ पर पशुपालन होगा। घास कौन खाएगा, पशु खाएंगे ना। तो पशुपालन जो है ये लोग भेड़ बकरियाँ ऊँट ये सब पशु पाला करते थे। उसके बाद है पूर्व, ये है पूर्व। मेसोपोटामिया के पूर्व की बात करें तो यहाँ पर ईरान देश है। इसकी इस पूर्व की जो सीमाएं हैं वो ईरान के साथ लगती हैं और यहाँ पर के लिए जाना बहुत ही आसान था। फिर बात करते हैं दक्षिण दिशा की। दक्षिण के अंदर जो है रेगिस्तान था, रेत था। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जितने भी जो नगर हैं, सबसे पहले जो नगरों का विकास हुआ वो दक्षिणी मेसोपोटामिया के अंदर ही हुआ है। और लिखने की कला की शुरुआत वो भी दक्षिण से ही हुई है। दक्षिण की विशेषता ये भी रही, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। अब आप कहोगे कि मैडम आप तो कह रहे थे रेगिस्तान है, फिर मिट्टी उपजाऊ कैसे हो गई। वो ऐसे हो गई कि जो ये नदियां हैं, दजला फरात नदियां, जब ये दक्षिण की ओर आ रही हैं अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं। जब ये वहाँ पर मिट्टी छोड़ती हैं, मान लीजिए बाढ़ आ गई और ये और पानी जब वापस चला गया तो मिट्टी वहीं पर रह जाती है। तो इससे वो क्षेत्र उपजाऊ हो गया और वहाँ पर गेहूँ, जौ, मटर, मसूर ये सब चीज़ें उगाई जाने लगी। तो ये इनकी प्रमुख फसलें हैं। खजूर भी उनकी प्रमुख फसल रही है। तो ये जो मैंने दजला फरात नदियाँ बताई हैं ये भी आप पॉइंट भूगोल के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये मीनिंग बताने के बाद ये दजला फरात नदियाँ और ये सारा भौगोलिक स्थिति के अंदर ही काउंट होगा। अब बात करते हैं कृषि के संकट की। तो मेसोपोटामिया में कई बार कृषि का संकट आ जाता था खेती को लेकर। वो संकट के क्या कारण थे, पहला है बाढ़ें। कहते हैं कई बार दजला फरात नदी के अंदर बाढ़ आ जाती थी जिससे फसलें बर्बाद हो जाती थी, जिससे कृषि के लिए मुसीबत पैदा हो जाती थी। फिर है नदियों का मार्ग बदलना। नदियाँ कई बार अपना रास्ता बदल लेती थी। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती थी तो नदियों के मार्ग बदलने से क्या होता था, सूखा पड़ जाता था और फसल नहीं हो पाती थी। तीसरा है पानी का प्रवाह मोड़ना। कई बार किसान क्या करते थे, उत्तरी क्षेत्र के नदियों का पानी जो है वो अपनी साइड मोड़ लेते थे, नीचे आने ही नहीं देते थे। तो प्रवाह से निचले हिस्से के अंदर जो है पानी नहीं पहुंच पाता था, इसलिए भी कृषि का संकट पैदा हो जाता था। तो ये है आपका बेटा मेसोपोटामिया का भूगोल। तो बेटा आगे हम बात करते हैं मेसोपोटामिया में लेखन कला की। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक का, इस चैप्टर का, कि मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार से लेखन कला किया करते थे, तो उन्हें सबसे पहले कैसे ज्ञान हुआ। तो अब हम इसी की चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं लिपि की खोज। लिपि मतलब लिखने की जो कला है। तो मेसोपोटामिया की जो लिखने की खोज है वो उसका पता है, वो लगता है कि वो 3200 ईसा पूर्व उन्होंने लिखना सीख लिया था। और सबसे पहले जो लिखने की शुरुआत हुई वो मंदिरों में हुई है, क्योंकि मंदिरों के अंदर लोग बहुत चढ़ाते हैं। मंदिरों का कितनी आय है, व्यय है, वो सब कुछ जो है वो मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर लिखा जाता था। अब सोचो कि मिट्टी की पट्टिकाएं क्या चीज़ है। तो सेकंड पॉइंट है मिट्टी की पट्टिकाएं। मिट्टी की पट्टिका का मतलब ये होता है बेटे, मिट्टी की एक समझ लो एक प्लेट है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। मिट्टी की जो प्लेट है उसके ऊपर जो है कुछ लिखा हुआ है। अब वो मिट्टी की प्लेट कैसे बनाते थे, वो
वो ऐसे बनाई जाती थी जैसे कि चिकनी मिट्टी होती है जिसे बर्तन बनाते हैं, तो जो एक्सपर्ट होते थे वो चिकनी मिट्टी को आटे की तरह गूंथते थे उसमें पानी डालकर, और फिर उसको गीले गीले को ही थपथपाकर एक जो है आकार दे देते थे, फट्टी का आकार देते, जैसे फट्टी होती है ना, फट्टी पर पहले लिखा करते थे, तो फट्टी का आकार दे देते थे। फिर उस गीली गीली मिट्टी की फट्टी के ऊपर ही लिखा जाता था। लिखने के बाद उसको पहले धूप में सुखाया जाता था और फिर आग में उसको जो है पकाकर उसे पका कर लिया जाता था। तो एक बार लिखने के बाद वो नष्ट नहीं होती थी, उस पर लिखा हुआ चीज़ पक्की हो जाती थी। तो इस प्रकार से वो मिट्टी की पट्टिकाएँ बनाया करते थे। मैं आपको पट्टिका की पिक्चर भी दिखा रही हूँ। इस प्रकार से ये पट्टिकाएँ जो है वो बनाई जाती थी। फिर है इनकी लिपि कैसी थी? कीलाक्षर लिपि। कीलाक्षर लिपि थी इनकी, क्योंकि जो पट्टिका पर लिखा गया वो किसी नोकदार चीज़ के साथ लिखा जाता था। आमतौर पर सरकंडे की जो तीली है नोकदार, उससे जो है मिट्टी के पट्टिका के ऊपर बनावट बनाई जाती थी। विभिन्न प्रकार के अक्षर या चित्र उसके ऊपर उकेरे जाते थे। फिर बात करते हैं पट्टिकाओं में वर्णित विवरण। पट्टिकाओं पर क्या क्या लिखा जाता था? तो पट्टिकाओं पर बेटा बहुत कुछ लिखा जाता था। जैसे मैंने बताया कि इसकी शुरुआत सबसे पहले मंदिरों में हुई है, तो मंदिरों के अंदर कितनी आय हो रही है, कितना व्यय हो रहा है, किसने कितना दान दिया, किसको काम के बदले क्या क्या दिया गया, वो सारी सूचियाँ जो है हमें प्राप्त हुई हैं। उड़नगर से हमें बहुत सारी ऐसी राशन सूचियाँ प्राप्त हुई हैं जिस प्रकार का विवरण लिखा जाता था। इस प्रकार जो है जो राजा हैं उन्होंने भूमि को किसे हस्तांतरित किया, जैसे कहते हैं ना वसीयत करते हैं, एक प्रूफ होता है हमारे पास कि हाँ ये वसीयत है, कागजात हैं, उस प्रकार से किसी को क्या दिया, राशन क्या दिया, ज़मीन कौन सी दी, वो सब कुछ भी पट्टिकाओं के ऊपर लिखा जाता था। तो ये लिखित दस्तावेज हैं बेटा उनकी। अब है पट्टिकाओं के लाभ। क्या क्या फ़ायदा होता था पट्टिकाओं का? पट्टिकाओं के बेटे कई फ़ायदे थे। सबसे पहला फ़ायदा था इसका कि पट्टिकाएं जल्दी नष्ट नहीं होती थी। जो कागज़ होता है, जैसे पहले कुछ लोग जो हैं जो पैपायरस पे लिखा करते थे, ताम्रपत्र पर लिखा जाता था, वो जल्दी नष्ट हो जाते थे, उन्हें कीड़ा लग जाता था, वो ख़राब हो जाते थे। लेकिन जो पट्टिकाएँ हैं ये मजबूत होती थी, ये जल्दी नष्ट नहीं होती थी। तो हमें बहुत सारी पट्टिकाएँ इसी वजह से उस समय की प्राप्त हुई हैं। दूसरा है इसको लाना ले जाना आसान होता था। पट्टिका है मिट्टी की पक्की हो चुकी, उसे पकड़ना, हाथ में पकड़ना और उस एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना बहुत ही इजी था। फिर है पट्टिका एक बार जब तैयार होगी, उस पर लिखा गया, गीले गीले के ऊपर सूख कर वो पक्की होगी, फिर उस पर किसी प्रकार का कोई चेंज संभव नहीं था, कि उसको कोई चेंज कर ही नहीं सकता था। जो लिखा हुआ है उसको बदल कर कुछ और नहीं लिखा जा सकता था। तो ये पट्टिकाओं के फ़ायदे थे। अब बात करते हैं भाषाओं की। तो जो मेसोपोटामिया के लोग हैं उनकी कई भाषाएं हमें पता चलती हैं। जो उनकी प्राचीन भाषा है वो थी सुमेरियन भाषा। उसके बाद 2400 ईसा पूर्व सुमेरियन के स्थान पर उसका स्थान अकदी भाषा ने ले लिया, और 1400 ईसा पूर्व अकदी के स्थान पर अरामाइक भाषा ने उसका स्थान ले लिया, और फिर 1000 ईसा पूर्व अरामाइक भाषा ही उनकी सर्वप्रिय भाषा, लोकप्रिय भाषा बन गई। लोग इसी भाषा को ज़्यादा बोलने लगे। फिर साक्षरता की दर कम थी। तो जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो लिखने की कला से तो परिचित थे, बहुत अच्छा उनको ज्ञान था, लेकिन वो उनके अंदर साक्षरता की दर काफ़ी कम थी, क्योंकि ये जो लिपि है बहुत ही कीलाकार जो लिपि है बहुत ही पेचीदा थी, इतनी आसान नहीं थी। 2000 से ज़्यादा तो उनके साइन ही थे, इनको याद करना बहुत ही कठिन था। तो बहुत ज़्यादा लोग साक्षर नहीं थे, साक्षरता की दर कम थी। पढ़े लिखे तो थे पर बहुत लोग नहीं थे। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, लेखन कला की देन भी। लेखने की कला जो यहाँ पर विकसित हुई उसने विश्व को क्या सिखाया? बहुत कुछ सिखाया बेटा। लिखने की कला तो सिखाई, लेकिन और बहुत कुछ सिखाया। जैसे पहले बात करते हैं काल गणना मतलब समय की गणना करना। इन्होंने हमें समय की गणना करना सिखाया। इन्होंने ये सबसे पहले बार बताया कि साल के अंदर 12 महीने होते हैं, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये जो समय का वर्गीकरण है ये सारा हमें काल गणना किसने सिखाई? मेसोपोटामिया की सभ्यता ने सिखाई। फिर उसके बाद है दूसरा पॉइंट है गणित। तो इन्होंने हमें गणित भी सिखाया। वर्गमूल, चक्रवर्ती ब्याज, गुणा, भाग, ये सब कुछ हमें इनकी पट्टिकाओं के ऊपर देखने को मिलता है। इन्होंने पूरा जो हिसाब किताब बना रखा है ना, वो सारा का सारा पट्टिकाओं के ऊपर हमें नजर आता है। फिर है खगोल विज्ञान। तो ये लोग जो है काफ़ी समझदार लोग थे, ये खगोल विद्या से भी परिचित थे। खगोल विद्या का मतलब होता है बेटा चांद तारों का ज्ञान प्राप्त करना,
उस टाइप से। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तारों की स्थिति, ये सभी ये बहुत इजीली जो है ज्ञात कर लेते थे। तो ये भी हमने इनसे सीखा है, यानी पूरे विश्व ने इनसे सीखा है। उसके बाद है औषधि विज्ञान। तो ये जो है औषधि से भी, विभिन्न प्रकार की औषधियों से भी परिचित है। तो ये भी इन्होंने विश्व को सिखाया है। वो हमें कैसे पता लगेगा? उन्होंने लिखा है तभी तो हमें पता लगा। तो ये है लेखन कला की देन, ये लिखने की कला। मैंने इसके पॉइंट्स बना दिए सारे। आप ऐसे पॉइंट बनाकर 8 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है, आप उसे कवर कर सकते हो। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने ढेर सारे कमेंट दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।